हे गाइस, वेलकम टू डायनामिक्स। मैं हूं नीलांशु कुमार और लेकर आया हूं 7वीं वीडियो और आखिरी वीडियो इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस का। मैंने पहले बोला था कि 170 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जिसमें हमने 133 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। बचे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन आज होगा और ये आखिरी वीडियो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की। आज के बाद मैं लेकर आऊँगा कंप्लीट पॉलिटी की क्लास फॉर BPSC स्पेशली। So be prepared for that and keep revising and learning. So let's start the video. पहला क्वेश्चन है, नानावती आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नानावती कमीशन जो था वो गुजरात में गोधरा में जो ट्रेन बर्निंग हुई थी उसके बाद जो दंगे हुए थे उसके बाद बनाया गया था और इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। मतलब इसको स्थापना किया गया 2022 में और इसने अपनी पहली रिपोर्ट 2008 में दी और दूसरी रिपोर्ट 2014 में दी। तो 2 बार इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। नौकरशाहों का कार्य, द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है? अब नौकरशाह क्या करेंगे? आप सभी लोग DM SDM बनेंगे, मतलब आप भी नौकरशाह बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। तो आपका काम क्या होगा? तो सरकार की नीतियों को लागू करना, ऑब्वियसली ये काम होगा। टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को चलाना, ये भी काम होगा। टू हेल्प मिनिस्टर, मंत्रियों की मदद करना, ये भी काम होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? मतलब किसे मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ होते हैं? स्टेट के खिलाफ होते हैं। और फंडामेंटल राइट स्टेट के खिलाफ हैं तो ऑब्वियसली किसी भी पीपल का जो इंडिया में रहते हैं उनका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो स्टेट के पास तो नहीं जाएंगे कि आपने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया, वो जाएंगे कोर्ट के पास। किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। तो कोर्ट के पास जाएंगे तो कौन सा कोर्ट के पास हो जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कंकरेंट लिस्ट में आता है? यहां होना चाहिए कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में क्या आएगा? समवर्ती सूची में एजुकेशन आएगा। ओके, पहले ये एजुकेशन स्टेट लिस्ट में का पार्ट था, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। भारत में पंचायती राज की स्थापना किसकी सिफारिश पर समिति के अध्यक्ष थे? मतलब जिसने सिफारिश की थी भारत में पंचायती राज की सबसे पहले, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। बलवंत राय मेहता जी को कहा गया था 1957 में कि आप एग्जामिन कीजिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की, वो अच्छे से वर्क करे। इसी को अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत हो जानी चाहिए। और पंचायती राज के 3 स्तर के बारे में उन्होंने बोला, एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, अगर ये टेबल है तो आप देख सकते हैं, सबसे नीचे होगा ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, ग्राम पंचायत गठन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि और पंचायत समिति और जिला परिषद गठन करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। मतलब ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हम लोग का मुखिया पर सरपंच, ये सब। और पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। मतलब ये कि जो भी मुखिया सरपंच हम लोग चुनते हैं उनमें से ही कुछ लोग अपने में से एक पंचायत समिति में अपना सदस्य भेजते हैं। योजना और विकास, पंचायत समिति राज्य व्यवस्था की प्राथमिक उद्देश्य है योजना बनाना और विकास करना, ये उनका मेन काम है। ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है, आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की सीट का राज्यवार बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये किस वर्ष तक के लिए बढ़कर? अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में ये कहा गया था कि भारत में जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई, जो है वही रहेगा। कब तक? 2026 तक। किसकी जनगणना के हिसाब से? 1971। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड है, मतलब जितना जनसंख्या होगी उस हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन इसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में हुई थी, लेकिन इसके अलावा और कहाँ हुई थी? इसके अलावा हुई थी आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि पंचायत राज की शुरुआत आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में हुई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? आप सबको पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में उनके सदस्यों को जो मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन का, वो बंद हो चुका है, तो सिर्फ राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो भी 12।
पंचायती राज चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? अब पंचायत राज जो है ना वो स्टेट सब्जेक्ट, पंचायत राज जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अगर स्टेट सब्जेक्ट में वो आता है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन नहीं लेंगे। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब किस आर्टिकल से फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होती है? फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में आता है? देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस बेसिकली आर्टिकल 19 का पार्ट है, लेकिन ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस या प्रोफेशन, मतलब भाषण, सभा करना, एसोसिएशन बनाना, आंदोलन करना, अपने रहने के स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में ये कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी फंडामेंटल राइट का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब भारत के नागरिक को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करना, किसी भी चाहे वो बोल कर करे, लिख कर करे, प्रिंट करके करे या फोटोज़ बना के करे, पिक्चर्स बना के करे, वो कर सकता है। तो जो प्रेस है वो भी तो इसी तरह काम करता है, पेपर में छाप कर, तो फिर वो भी प्रेस की अधिकार भी क्या आता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मैंने बताया कि कुछ एजुकेशन को क्या किया गया था, पहले स्टेट लिस्ट में था, उसे कंकरेंट लिस्ट में डाला। इसी तरह के बहुत सारे चेंज हुए थे 42वें संशोधन अधिनियम में, इसीलिए उसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब क्या क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन में बता दूं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने की कोशिश की गई थी। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार शुरुआत किए गए थे, जो कि आर्टिकल 51A में 11 मौलिक अधिकारों का जिक्र है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था। उसके अलावा एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस को क्या किया गया था? स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कर, अब आपको पता है कि इंडिया में गवर्नर्स की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के प्रेसिडेंट ही करेंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग ने रिप्लेस कर लिया है, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और जो नीति आयोग है वो 17 अगस्त 2014 को आया, और नीति आयोग का हेड ऑफिस है योजना भवन में। आर्थिक योजना मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट में आता है? अब इकोनॉमिक प्लानिंग करना तो स्टेट को भी है और सेंटर को भी है, राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। अगर दोनों को है तो ऑब्वियसली ये किस लिस्ट में आना चाहिए? ये समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में आना चाहिए। और इस सूचियों का जिक्र 7वीं अनुसूची में है, 7th शेड्यूल में आता है। संसद में एक विधेयक पेश किया जाता है, उसके बाद एक अधिनियम बन जाता है। मतलब संसद में सिस्टम क्या है कि पहले बिल होता है, बिल को विधेयक कहते हैं, उसका ये लोकसभा या राज्यसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा या लोकसभा से पास होता है, तब ये एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो बिल से एक्ट बनने के बीच में एक और चीज़ आती है, वो है प्रेसिडेंट का एसेंट। राष्ट्रपति जब तक उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे वो एक्ट नहीं बनेगा, भले ही उसे लोकसभा या राज्यसभा ने पास कर दिया। तो इसका सही जवाब होगा द प्रेसिडेंट हैज़ गिव हिज एसेंट देन आ बिल बिकम लॉ। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा क्या है? राज्यसभा का क्या है बहुत बार क्वेश्चन आया। तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। अगर संविधान की माने तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। तो राज्यसभा परमानेंट बॉडी है तो ये डिसॉल्व ही नहीं होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि 6 साल का उनका कार्यकाल, ये 6 साल के उनके मेंबर्स का कार्यकाल होता है, लेकिन वो हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, इसीलिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने इस्तीफे के पत्र किसे संबोधित किया होगा? मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है भाई? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इसे हटाने का अधिकार भी या ये अपने रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। अगला सवाल है, गैर सदस्य के रूप में जो सांसद के किसी भी सदन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, मतलब ये कि वो न लोकसभा का सदस्य है, न राज्यसभा का सदस्य है, न भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो लोकसभा के सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? कुछ देर पहले ही मैंने बताया, 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 51A में है, और 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। पहले 14 भाषाएं थी, 2 संशोधन के बाद और भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि टोटल हो गई 22। एक बार आप देख लें कि कितनी भाषाएं हैं, एक बार आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन से अधिकारी होगा। देखिए ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो रिक्त रह नहीं सकता है, कोई और उनके जगह राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर राष्ट्रपति किसी कारण से पद रिक्त होता है, चाहे उनकी रेजिग्नेशन हो जाए या डेथ हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो उनके जगह पर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं है देश में मान लीजिए, तो उसकी जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। अब चीफ जस्टिस इंडिया भी नहीं है, घूमने गए हैं, तो उसके जगह पर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, वो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ दीज। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति क्या है। ब्लॉक लेवल पंचायत समिति अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक सलाहकार समिति, इसका काम है सलाह देना। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य सरपंच होते हैं, मुखिया होता है, और एमपी, एमएलए, एमएलसी ये सारे पंचायत समिति के सदस्य होते हैं और इसका काम सलाह देना होता है। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का क्रम संख्या क्या है। अब मोहम्मद हामिद अंसारी की क्रम संख्या 13 है। आप याद ये कर सकते हैं कि जो भी उस समय के राष्ट्रपति हैं उनकी क्रम संख्या क्या है, मतलब कैवें राष्ट्रपति हैं, कितने वे प्रधानमंत्री हैं, कितने वे उपराष्ट्रपति हैं। भारत में मोबाइल कोड किसके दिमाग की उपज थी, ब्रेन चाइल्ड, संतान यानी उपज। तो भारत में मोबाइल कोड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज थी, जो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करेगी, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि 4 कथन सही होंगे और 1 कथन गलत होगा। तो 4 कथन सही हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, राज्यसभा में पास और रिटर्न द मनी बिल विथ सम रिकमेंडेशन टू द लोकसभा। हाँ, ऐसा हो सकता है। राज्यसभा हैज टू पास बिल विद इन 14 डेज आफ्टर दे हैड पास्ड बाय द लोकसभा, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यसभा इज पावरलेस, नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। राज्यसभा के पास कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन अगर हम राज्यसभा पावरलेस है तो मनी बिल ऑरिजिनेट कहाँ होता है। तो मनी बिल कहाँ ऑरिजिनेट होता है, आप सबको पता है, लोकसभा में ऑरिजिनेट होता है। अगर मनी बिल लोकसभा में ऑरिजिनेट होता है तो फिर इसका ये स्टेटमेंट कि मनी बिल ऑरिजिनेट इन राज्यसभा, ये गलत है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। मतलब भारत के संविधान में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, कुछ अधिकार हैं जो दोनों को उपलब्ध है। तो इनमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ कंट्री, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये सबके पास नहीं है, ये सिर्फ भारत के नागरिक के पास है। लेकिन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, मतलब ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नागरिक और जो विदेशी हैं उन दोनों के पास है। भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 में। 352, 356 और 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 1950 बना, यह कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट देश में अपील के सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट मार्शल, अगर कोर्ट मार्शल को वो नहीं सुनता है तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत है कि वो कोर्ट मार्शल के केसों को सुनता है। कोर्ट मार्शल के केस फाइनल होते हैं, उसको दोबारा रीडिंग में नहीं लाया जाता है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। तो राज्यों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राज्यपाल होते हैं। उस समिति का नाम बताइए जिसने 1957 में एनडीसी द्वारा पुनर्गठन, सीडीपी और एनईएस के लिए स्थापना की गई थी, जिसने ग्रामीण स्थायी सरकारी इंटायर प्रणाली की सुझाव दिया। अभी मैंने देखा था वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, कुछ देर पहले मैंने ही उसको डिस्कस किया। अशोक मेहता ने क्या सिफारिश की थी। अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी 2 टायर गवर्नमेंट की, ठीक है। बलवंत राय मेहता ने 3 टायर गवर्नमेंट। अशोक मेहता कमेटी ने ही न्याय पंचायत की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन भी आया था कि किस कमेटी ने कहा था न्याय पंचायत होना चाहिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हमने कुछ ही देर पहले देखा, 15 मार्च 1950 को। देखिए रिपीटेड है। भारतीय संविधान के तहत मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। अब सूचना का अधिकार मानव अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार हो सकता है, राइट टू हाउस मानव अधिकार हो सकता है, लेकिन शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार भी है, जो आर्टिकल 21A में आता है। अगला, भारत के संविधान में संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010। ये उस समय का
लेटेस्ट था, इसीलिए ये पूछा गया था डेट्स। यूजुअली आपको मैंने पहले ही बताया कि वो डेट्स याद रखो जो उस समय किसी लॉ से रिलेटेड हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने बोला था 170 होंगे बट 167 ही हुए, कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। सो ये हो गई हमारी सीरीज़ कंप्लीट। अब कल से हम शुरुआत करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। आपको वो सीरीज़ बहुत पसंद आएगी, जैसा आप लोगों ने इस सीरीज़ को लाइक किया उसी तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे भी मज़ा आए नए वीडियोज़ बनाने में। धन्यवाद।